आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, मोशन। ठीक है, तो मोशन चैप्टर है आपका फिजिक्स का है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मोशन, चैप्टर है मोशन। काफ़ी इजी चैप्टर है और कुछ नया सीखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, अब इस चैप्टर को देखो, फिजिक्स जो है हमारी, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला तो है उसका अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो आपको चीज़ें समझनी है, और फिर उसका एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाला काम करते हैं, समझते हैं चीज़ों को कि फिज़िक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फिज़िक्स है नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स होती है, एक ब्रांच है फिज़िक्स की जिसके अंदर हम मोशन की स्टडी करते हैं कि मोशन किसकी वजह से है, क्या हो रहा है, और मोशन की वजह से क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ चल रही है तो चलने के लिए, या उसको सबसे पहली बात कि जब वो ऑब्जेक्ट कोई चलेगा, ठीक है, तो चलते टाइम उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी पोजीशन में चेंज, जो भी चीज़ें हैं वो। उसके बाद आता है कि उसको चला कौन रहा है, ठीक है, व्हाट इज़ द सोर्स, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द कोज कि वो चीज़ चल रही है। और उसके बाद आता है कि जब वो चलता है तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी भी चाहिए। ठीक है, तो मैकेनिक्स हमारा उसका पार्ट है। ठीक, हमें जो है चैप्टर, इसके अंदर 5 चैप्टर है नाइन्थ क्लास के अंदर फिजिक्स के। 5वें चैप्टर में सबसे पहले है हमारे पास मोशन, फिर है फोर्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ चैप्टर्स का। सबसे पहले चैप्टर है मोशन, उसके बाद है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद है ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन, फिर है वर्क एंड एनर्जी, एंड लास्ट चैप्टर इसका है साउंड। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हैं जो हमें थ्रू आउट द ईयर पढ़ने हैं। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर जो है आपका वो है मोशन। तो मोशन हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट चल रहा है या रुका हुआ है, चल रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से चेंज हो रही हैं, उसके जो पोजीशन है, उसका चलने का रीज़न क्या है, उसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में कि मोशन के क्या क्या रूल्स है। उसके बाद ग्रेविटेशन के बारे में आपने 8th क्लास में सुना है। 2 तरह के फोर्स होते थे, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट एज पर 8th क्लास, और उसमें से कॉन्टैक्ट फोर्स जो टच में होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट जो विदाउट टच। ठीक है, ग्रेविटेशन। फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे फ्लोटेशन का मतलब कोई चीज़ अगर तैर रही है तो किस किस टाइप से उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी के बारे में इसको हमें स्टडी करनी है। एनर्जी आपने सुना है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी, ये सब सुना है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है हमारा साउंड है। साउंड चैप्टर को आप 8th क्लास में पहले भी कर चुके हैं, ये थोड़ा सा उससे अलग है। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं अपने सिलेबस को। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो है मोशन। तो मोशन के अंदर जो हमें कुछ टर्म्स आएंगी, कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी, एक बार हम उनको सुन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है इसके अंदर वो आता है रेस्ट। एक वर्ड आता है इसके अंदर रेस्ट। ठीक है, रेस्ट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो चल नहीं रहा। ठीक है, रेस्ट के बाद आता है मोशन। ओके, उसके साथ इसमें कुछ वर्ड्स और आते हैं, स्टैटिक्स, एक आता है काइनामेटिक्स, फिर आता है डायनामिक्स। तो सबसे पहले आता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर नहीं चल रहा तो वो रेस्ट पे है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा तो वो रेस्ट पे है। इसका मतलब हुआ कि उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे कि हमारे पास टेबल्स हैं, चेयर हैं, वो जहाँ है वहीं पड़ी है। ठीक है, आप अपने रूम में जाते हो, आपको बेड आपका वहीं मिलता है, तो दैट इज़ वो रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट का मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए विद टाइम। तो रेस्ट को हम क्या लिखेंगे, नो चेंज इन पोजीशन विद टाइम। ठीक है, देखो टाइम हमेशा चलता रहेगा, टाइम कभी नहीं रुकता। तो टाइम नहीं रुकता लेकिन ऑब्जेक्ट रुके रहते हैं। ओके, तो रेस्ट का मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, वो जहाँ पहले था वहीं रहना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। और इसके अंदर क्या आएगा, मोशन के अंदर जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए। ठीक है, पहले कहीं था, फिर कहीं, फिर कहीं। गाड़ियाँ चलती हैं, बाइसिकल चलाते हैं आप, स्कूटी चलाते हैं, तो वो सब क्या है, मोशन में है। तो इसके अंदर क्या जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे उसकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है। इज दिस ओके? तो इसको हम बोलते हैं मोशन। कोई डाउट इसमें? ठीक है, मोशन के साथ जो वर्ड है इसमें वो आता है अपने पास स्टैटिक्स। स्टैटिक्स होता है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसकी स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स।
ठीक है। काइनामेटिक्स होता है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, ठीक है। और डायनामिक्स होता है स्टडी ऑफ कोज ऑफ मोशन, कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों चल रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट कब चलता है, जब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाया जाए, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको मोशन चैप्टर के अंदर यूज़ होंगी बार बार। तो रेस्ट का मतलब आपको पता लगा जब उसकी पोजीशन चेंज ना हो, मोशन का मतलब आपको पता चला जब उसकी पोजीशन चेंज हो, और स्टैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसकी जो स्टडी है उसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और उसके बाद जो है अपने पास दूसरे नंबर पे काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स होता है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो आप कह सकते हो कि चैप्टर नंबर 8 आपका काइनामेटिक्स है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 जो आपका फोर्स वाला है वो डायनामिक्स है, ओके। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। तो जो नेक्स्ट टर्म्स हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो है स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे पहले आता है अपने पास की क्वांटिटी क्या होता है। तो क्वांटिटी होता है विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई एक बेंच है, हमें उसकी लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ एक क्वांटिटी है। हमारे पास एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, कितने लीटर पानी है, तो कितना लीटर हमने उसको मेजर किया तो वो एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे पास मास एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको लिख देता हूँ कि क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। क्वांटिटीज़ जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, करंट, वॉल्यूम और डिस्टेंस, फोर्स एंड पावर, टेम्परेचर, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ऐसी ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती है। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता लगेगा कि बहुत सारी यहाँ क्वांटिटीज़ हैं। अलग अलग क्वांटिटीज़ को हम डिफाइन भी करेंगे और उनके बारे में स्टडी भी करेंगे। तो क्वांटिटीज़ जिसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब इन क्वांटिटीज़ को हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया। पहली क्वांटिटी का नाम है स्केलर क्वांटिटी, पहली जो कैटेगरी है, और दूसरी का नाम है वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो स्केलर होता है जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ डायरेक्शन। और वेक्टर होता है जिसमें यस नीड ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास, जैसे मैं इस मार्कर को ही बात कर लेता हूँ, मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर से इधर मेजर करूँ या इधर से इधर मेजर करूँ, या कोई फ़र्क पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इसको ऐसे करके फिर मेजर करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे करके मेजर करोगे तो भी लेंथ तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इस सर्कल की बात करें, इसका जो बेस है, तो इसका डायमीटर आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन से मेजर कर लो, हमेशा आंसर सेम ही आएगा। तो जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और उसी तरह से जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। जैसे कि इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ये हम मेरे पास रखा है, हाथ में रखा है, मैं कहता हूँ इसके ऊपर इसको धक्का लगाओ, तो क्या धक्का लगाना डायरेक्शन क्या वो मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है। अगर मैं इसको इधर धक्का लगाता हूँ तो ये उधर जाएगा, अगर इधर धक्का लगाता हूँ तो उधर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको चाहे इधर पुश करो चाहे इधर पुश करो, दोनों बातों में इधर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो जो चीज़ डायरेक्शन पर डिपेंड करती है उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, और जो चीज़ डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती उनको स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, या फिर हम कहते हैं जिसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। मैग्नीट्यूड का मतलब है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक बोतल है, बोतल के अंदर जो पानी है वो 1 लीटर है, तो 1 लीटर उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ कि आपकी हाइट कितनी है, तो कोई बच्चा बोलेगा 5'4", कोई बोलेगा 5'7", कोई 5'8", और कुछ ऐसे भी होंगे जो 6 फुट होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो 5 से बिलो भी होंगे। तो वो जो 5 है वो उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। आपसे वेट पूछा जाए, आपका मास पूछा जाए, तो जो भी आप 50 किलोग्राम, 55, 40 जो भी आंसर देंगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। चलिए अब हम इन क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। क्या मास स्केलर है? आंसर है यस, मास इज स्केलर। मास स्केलर क्यों है? क्योंकि इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मास को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कहीं से भी मेजर कर लीजिए, आंसर आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है? आंसर है यस। क्या टाइम स्केलर है? बिल्कुल, टाइम उसके ऊपर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में आप 10th क्लास में जानेंगे।
ठीक है। हमारे मन में सबसे पहले आता है कि देखो जैसे वायर में तो करंट चल रहा है, डायरेक्शन तो मैटर करती है कि करंट इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो वेक्टर्स के बारे में जैसे जैसे हम थोड़ा और आगे जानेंगे तो वैसे वैसे हमें इसके बारे में भी क्लियरिटी होती जाएगी। ओके, उसके बाद हमारे पास है एरिया। तो एरिया क्या है? एरिया स्केलर है, वेक्टर है? तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बारे में आप 11th में जानेंगे कि ये वेक्टर कैसे है। ठीक है, हमें अभी इसको याद रखना है कि ये वेक्टर है। ओके, एरिया पे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह से वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर चला, ऑफ कोर्स स्केलर ही है। ठीक है, आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, वो स्केलर क्वांटिटी है। आप चाहे स्कूल से घर जाओ या घर से स्कूल आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिपेंड करता है ना हम फोर्स कितना लगाएंगे। ठीक है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे जैसे हमारे पास इसके बारे में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें इसकी क्लियरिटी होती जाएगी। ओके, एक बार नोट कर लीजिए। ओके, तो स्केलर की डेफिनेशन एंड वेक्टर की डेफिनेशन ये आपके सामने है, एक बार इसको देखिए, एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वेक्टर होते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और डायरेक्शन हमें पता है कि हम किस तरफ वर्क कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में उसके ऊपर एप्लीकेशन की जा रही है। तो वो क्वांटिटीज़ स्केलर और वेक्टर, हमारे पास दो टाइप्स की क्वांटिटीज़ आ गई, उनके बारे में हमें इसके बारे में डिटेल में धीरे धीरे आता जाएगा। ठीक है, अभी हमें इसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज़ करनी है, तो जैसे जैसे वो आएंगी उसको हम कैटेगराइज करते जाएंगे। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर आपको पता लगा। ठीक है, इनके बीच में क्या है कि आपको थ्री डिफरेंसेस तो की कोशिश कीजिए कि 3 डिफरेंसेस आप उसको लर्न कर सकें, क्योंकि 3 डिफरेंसेस कई बार पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है स्केलर एंड वेक्टर में। तो पहला तो ये आ गया, पहला डिफरेंस विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दूसरा इसका पॉइंट आ जाएगा दीज फॉलो लॉ ऑफ एलजेब्रा। लॉ ऑफ एलजेब्रा का मतलब है कि आप 5 किलोग्राम में 2 किलोग्राम ऐड करेंगे तो 7 किलोग्राम आएगा। ठीक है, नॉर्मल जो हमारा मैथमेटिक्स है वो हम स्केलर के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन वेक्टर का अपना खुद का मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो वेक्टर के लिए इट फॉलो वेक्टर एलजेब्रा। ठीक है, और वेक्टर एलजेब्रा के बारे में हम थोड़ी सी बातें अभी करेंगे। ठीक है, और तीसरा इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ओके, एक बार नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, कि हम रियल में कितना चलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए अपने पास क्या है कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, तो मुझे A से B तक जाना है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, कितने तरीके से मैं वहाँ तक जा सकता हूँ। पहला तरीका हो सकता है कि मैं ये वाला रास्ता ले लूँ, पॉसिबल है, बिल्कुल है। हो सकता है कि मुझे A से B जाने के लिए हम ऐसे भी जा सकते हैं ना। ठीक है, उसी तरह से हो सकता है कि हम ऐसे जाएं। ठीक है, तीसरा रास्ता हो सकता है कि हम ऐसे चले जाएं। तो A से B जाने के हमारे पास कितने रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो कौन सा रास्ता हम चूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्चुअल पाथ। ठीक है, आप रियल में कितना चलते हो, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है जॉइन A एंड B बाय स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का जो पाथ है सबसे छोटा रास्ता यही है। ठीक है ना, तो ये सबसे छोटा रास्ता जो है द डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के बीच में कि सबसे छोटा रास्ता होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो हम एक्चुअली में पाथ यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ओके, कोई डाउट? तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है इट इज़ पाथ डिपेंडेंट, कि रास्ते पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ रास्ता नंबर 1, दिस इज़ रास्ता नंबर 2, दिस इज़ रास्ता नंबर 3 एंड दिस इज़ रास्ता नंबर 4, तो आप मुझे बता सकते हो कि A, B, C और D यानी 1, 2, 3, 4 सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है। तो हम इसको जब मेजर करेंगे तो लग रहा है ऐसे A वाला सबसे बड़ा लग रहा है, A और D में से कोई होगा, फर्स्ट और फोर्थ वाले में से। तो ये रास्ते पे डिपेंड करता है। देखो जाना हमें A से B ही है, लेकिन
एक रास्ता थोड़ा छोटा पड़ेगा, एक उससे बड़ा पड़ेगा, एक उससे बड़ा पड़ेगा। ओके, तो ये रास्ते पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसको हम बोलते हैं पाथ इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेन डिफरेंस। ओके, एक बार इसको नोट कीजिए। ओके, तो ये है हमारे बीच, हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 4 डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस है इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, और इसके अंदर है इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, इट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, सेकंड है इसका इट डिपेंड्स ऑन पाथ, ये रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है और ये रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है। साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब सेम डायरेक्शन और नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। इज दिस ओके? ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब जिस तरफ हम चाहते हैं उसी तरफ जाना, और नेगेटिव मतलब जिधर हम चाहते हैं उसके अपोजिट जाना। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि आपको -10 चलना है नॉर्थ में, तो -10 नॉर्थ में चलने का मतलब क्या है, नॉर्थ के अपोजिट 10 चलना है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन क्या होगी, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, तो पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। अब इसके अंदर भी आप कहोगे कि सर एक पॉइंट से दूसरे पर जाना तो है ही, लेकिन इसके अंदर जब हमें उसके रास्ते की ही वो नहीं है, वो इट इज़ पाथ डिपेंड, ये तो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है, इसको पाथ के मतलब नहीं है, यानी कि मान लीजिए जैसे मेरे पास अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ये 2 पॉइंट थे ए एंड बी, तो यहाँ से भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, या फिर इस तरह से भी जा सकते हैं, या फिर सीधा जा सकते हैं, तो सीधे वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसको इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है डायरेक्शन उस तरफ है, इसके अंदर देखो कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो इसमें ये है स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल करते हैं, फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्रायंगुलर पार्क है, नहीं एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसके हमने डायमेंशंस, जिसको हमने ABCD मान लिया, और इसके डायमेंशंस दे रखे हैं। मान लीजिए कि ये साइड है हमारे पास 50 मीटर, ठीक है, और ये साइड है हमारे पास 30 मीटर, इसको 40 मान लीजिए। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, तो ये भी 30 मीटर हो जाएगी, और ये ये 40 मीटर हो जाएगी, और ये 30 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक पर्सन चला इसमें, ए पर्सन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम A टू D, एक पर्सन है वो A से D पर गया और उसने ये रास्ता चूज़ किया। उसने पहले क्या किया, उसने पहले तो A टू B गया, फिर वो मुड़ गया, B से C गया, फिर C से D गया और D पे आके रुक गया। ओके, तो आपसे पूछा गया कि बताओ उसका डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। तो रियल में कितना चला वो, 40 + 30 + 40, तो डिस्टेंस फ्रॉम A टू D, A से D तक जाने में उसको डिस्टेंस कितना लगा, 40 + 30 + 40, दैट इज़ 110। ठीक है, 110 मीटर उसको लगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट उसको कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, कहाँ से चले, A से, कहाँ पहुँच गए, D पे। उस दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, ये हमने स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 30 मीटर। तो डिस्टेंस 110, डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता है कि वो A से गया, फिर B पे गया, लेकिन C पे आके रुक गया, ठीक है, वो C पे आके रुक गया, तो अब क्या किया जाए, तो बताओ उसका डिस्टेंस कितना है A से लेके C तक। कैलकुलेट करते हैं, A से C जाने के लिए पहले A से B गया, फिर B से C गया, तो टोटल पाथ कितना, 40 + 30 70। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कहाँ से चला था, A से, कहाँ पहुँच गया, C पर। दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। क्या हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आंसर ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। ये एंगल 90 डिग्री कैसे पता, क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक है, हमें गिवन था रेक्टेंगुलर पार्क, तो ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, कैलकुलेट इट, और आपको आंसर आएगा 50 मीटर। ठीक है, पता चला। तो इस तरह से होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने यहाँ 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक पर्सन है वो A से B जाता है, फिर B से C जाता है,
तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कि एक पर्सन है, ये सर्कुलर पाथ दे रखा है जिसका रेडियस 70 मीटर है और ये इसको 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो इसमें पर्सन जो है पहले वो ए से बी आता है, फिर बी से सी जाता है। तो आपको डिस्टेंस बताना है ए से बी, फिर डिस्प्लेसमेंट बताना है ए से बी, और फिर डिस्टेंस बताना है आपको ए से लेके सी तक का, और फिर डिस्प्लेसमेंट बताना है ए से लेके सी तक का, ठीक है। इस क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस हैं। एक बार 5 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन पॉज करके इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करो, फिर हम आंसर मैच करते हैं, ठीक है। टेक टाइम ऑफ 5 मिनट्स। चलिए इसके आंसर मैच करते हैं। तो इसमें है कि ए टू बी गया और फिर बी टू सी गया, तो डिस्टेंस क्या होता था बताओ। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी? एक्चुअल पाथ यानी कि पहले ए बी गया फिर बी सी गया, तो ए बी कितना है 50, बी सी कितना है 130, आंसर आया 180 मीटर। तो ये तो डिस्टेंस आ गया, कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट, ये 90 डिग्री गिवन था। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल। तो शुरू में कहाँ था? ए पे, बाद में कहाँ पहुँच गया? सी पे। तो दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि डायरेक्ट ए से सी गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई ए सी। अब ए सी कैसे निकाला जाए? तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, दिस इज़ हाइपोटेनियस। तो पी की वैल्यू होगी h² माइनस b²। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 120 मीटर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, आंसर यही था। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या है? डिस्टेंस बताना है ए से बी तक। तो ए से बी तक वो रियल में कौन सा रास्ता चला उसने? तो ये सर्कल वाला चला। तो ए से बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2πr/2, क्योंकि रियल में तो इतना चला। पूरे सर्कल की लेंथ क्या होती है? 2πr, और हाफ सर्कल चला है तो 2πr/2। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 70। इसको कट करेंगे तो डिस्टेंस आ गया ए टू बी 20 मीटर, ठीक है। ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट, ए से बी सीधी लाइन जोड़ दो, ए से बी सीधी लाइन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो वो है ए बी, वो है क्या है? डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल, और 70 का डबल 140 मीटर। सिंपल, ओके, ठीक है। ए टू सी में क्या किया उसने? ए टू बी गया और फिर बी टू सी गया, यानी कि डिस्टेंस ए टू सी ये क्या हो जाएगा? पहले तो हाफ सर्कल और फिर 1/4 सर्कल, यानी कि कंप्लीट सर्कल का 3/4 पार्ट, ठीक है। 3/4 पार्ट ही हुआ ना। दिस इज, इसको अगर हम 4 हिस्से कर लें, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, तो 3 हिस्से हो गए, 3/4 पार्ट चला। तो इसका आंसर कितना आएगा? सोल्व करेंगे तो इसको, तो इसका आंसर आएगा 2 × 22/7 × r, रेडियस की वैल्यू 70 है, और इसको हम 3/4 से भी करेंगे। तो यहाँ आया 10, 2 से 2 कटा, यहाँ पे 4 से 2, यहाँ पर आया 330 मीटर, ठीक है। 11 10 को करेंगे 110, को 3 से करेंगे तो 330 मीटर आ गया। उसी तरह से ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। ये ए है, ये सी है, इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ो। तो क्या हम यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ये भी 70, ये भी 70, आप पाइथागोरस लगा के देखेंगे तो ये आएगा 70√2 मीटर, ठीक है। इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो ये थे हमारे पास कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आप फटाफट से कर सकते हैं, सर्कल वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, एक पर्सन है, वो ए से चला और बी पर पहुंच गया, ठीक है। ये सिंपल सा उसने रास्ता चूज़ किया। तो क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रेशियो। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है इफ़ दिस इज़ 90 डिग्री एंड रेडियस इज़ r, ठीक है। रेडियस की वैल्यू गिवन नहीं। तो 1 मिनट का टाइम लो एक बार स्क्रीन पोज करके और आंसर निकाल के देखो। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा। डिस्टेंस इतना हिस्सा चला है, यानी कि सर्कल का 4th पार्ट। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई? तो डिस्टेंस तो आया हमारे पास, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ कर देता हूँ। डिस्टेंस आया 2πr/4, यही आया, ठीक है ना। सर्कल का 4th पार्ट हो गया। एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज
ये स्ट्रेट रास्ता, तो ये r है, ये r है, तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो आएगा √2r। ओके, ठीक है। इसको आप इसे डिवाइड करेंगे डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो इसका आंसर आएगा 2πr/4√2r। r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आया π/2√2, π/2√2। ठीक है, ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन से आ जाते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है जो हमने इसमें सीखा है, अंडरस्टैंडिंग जो थी इसके अंदर मेन, वो थी कि डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, अगर आपको एक छोटी सी बात अगर आपको क्लियर है तो उसके बाद आपको करना क्या है, डायग्राम को ध्यान से देखना है। डायग्राम नहीं गिवन है तो हम बना सकते हैं फटाफट से, और फिर उसको ध्यान से देखना है कि हाँ डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक इसको रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।